नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था किसी सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी के बारे में कैसे फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है और हम लोगों ने बात किया था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ को एक बार लिख करके देख लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करके बनाने की कोशिश करते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई A का फार्मूला और उसमें रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, इस बारे में आपकी जानकारी है। यहाँ पर इसी चीज को एक बार फिर से यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था इसी को मॉडिफाई करेंगे, R कप्पा इज इक्वल टू L बाई A की वैल्यू हमें पता चल जाती है। यहाँ पर किसी अननोन, जैसे मान लीजिए हमें किसी अननोन सोल्यूशन के बारे में जानकारी लेनी है और यह कप्पा एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये बात हमने आपको बता रखा है। किसी भी दिए गए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए अगर इलेक्ट्रोलाइट्स जो उसमें डिसॉल्व किए जा रहे हैं उनके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। कौन ज्यादा कप्पा रखेगा, किसका कप्पा कम होगा, कौन ज्यादा आयोनाइज होगा, कौन कम आयोनाइज होगा, ये हर इलेक्ट्रोलाइट्स की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर कप्पा बताया जाता है। इस बारे में आपको जानकारी है। अब सवाल यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हमने ऐड किया है तो उसके कप्पा को कैसे मेजर किया जा सकता है, उसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर इस सेक्शन में हमें बात करनी है। तो चलते हैं, एक बार पहले आइडिया दे देते हैं। आइडिया मैं आपका बना देता हूं, उसके बाद हम यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आइडिया दिया है। यहाँ देखिए कंडक्टिविटी सेल जिसे हम कह सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी हो इस शेप में हमारी किताब में और एनसीईआरटी में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप जानते हैं सारी चीजें और सही तरीके से बताने के लिए एक बार हम मदद ले रहे हैं। मान लीजिए ये कंडक्टिविटी सेल है जिसके भीतर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए हुए हैं। ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, बाकी सारी जानकारी आपको है ही। ये पहले इंफॉर्मेशन में वो आपको किसी नोन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानकारी देंगे, जैसे खास तौर पर KCl के सोल्यूशन को डाल करके वो इंफॉर्मेशन देखेंगे KCl सोल्यूशन ऐड किया गया है और उस सोल्यूशन के बारे में वो बताएंगे कि उस सोल्यूशन का कंडक्टिविटी कितना है। जिस सोल्यूशन के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसके कप्पा के बारे में जानकारी दे देंगे, उसके R के बारे में भी जानकारी दे देंगे। इस तरीके से वो दो चीजों को जानकारी दे करके इस कंडक्टिविटी सेल के जो फिजिकल डायमेंशंस का रेशियो है, यानी L बाई A का रेशियो जो वैल्यू होनी चाहिए उसके बारे में अनुमान लगाने में पहले इंफॉर्मेशन मदद कर देगी। तो यहाँ जो पहला स्टेप होगा उसमें स्टेप 1 में ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। स्टेप 2 में अब हम इसी इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में अननोन सब्सटेंस ऐड करेंगे। अननोन सब्सटेंस जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो अननोन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इसके भीतर ऐड किया गया है। चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल वही है इसलिए पहले क्वेश्चन से मिलने वाले L बाई A की रेशियो की वैल्यू, यहाँ पहले इंफॉर्मेशन से मिलने वाले L बाई A की रेशियो की वैल्यू आप समझ सकते कंडक्टिविटी सेल वही है इसलिए L बाई A वही बनेगा। चूंकि सेल वही है, कलर को थोड़ा सा चेंज इसलिए किया था ताकि आप समझने में दिक्कत ना हो। चलिए कलर को भी वही कर देते हैं। कंडक्टिविटी सेल वही है, साइज वही है, सारी चीजें वही है, तो L बाई A सेकेंड राउंड में भी वही होगा। अब सेकेंड सेल के जिसमें अननोन चीज ऐड की गई है, अननोन इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया गया है, इस अननोन इलेक्ट्रोलाइट्स के ऐड किए जाने के बाद इसके रेसिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। किसके बारे में मेजर करेंगे? सेकेंड राउंड में ये बात करेंगे इसके रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस मेजर कर लिया, पहले राउंड से हमें L बाई A की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद हम सेकेंड जो अननोन इलेक्ट्रोलाइट्स है उस पर RK इज इक्वल टू L बाई A का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस अननोन इलेक्ट्रोलाइट के लिए R कप्पा इज इक्वल टू L बाई A। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन R हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से मिले हुए इंफॉर्मेशन से पता कर लेंगे। पहले क्वेश्चन जिससे हमने सॉल्व किया था पहली इंफॉर्मेशन से L बाई A के बारे में पता चल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का कप्पा जो इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। सेकंड राउंड में जो अननोन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया गया उसके कप्पा की कितनी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट किया जा सकता है। इतना मेहनत करने के पीछे मकसद ये था कप्पा जिसे हम बार बार कैलकुलेशन करते समय गलती करते हैं वो गलती हमसे ना होने पाए। क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसे सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमारी किताब पर आधारित है। तो सॉल्व प्रॉब्लम ये हमारी किताब से लिए गए हैं जो सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में मदद करेंगे। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक दिया गया सॉल्यूशन है 0.1 मोलर KCl का। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl इज 100 ओम। और इसी सॉल्यूशन के इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर, आप यहां पर इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया गया है। जब इसको फिल किया गया 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन के साथ कंडीशन बदल दी गई तो 520 ओम मिला। ऐसे मामले में बदली हुई कंडीशन में कंडक्टिविटी कितनी होगी? अगर पहली कंडीशन में 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी 1.29 रही हो। ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है। तो इसमें क्या किया, इस चीज को
इसको देखने के लिए जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है इस पर प्लीज आप फोकस करें तो आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है इसको आप देखिए, पहली इंफॉर्मेशन से आपको L/A के बारे में पता चल जाएगा और उसी सोल्यूशन का जब कंसंट्रेशन बदला गया है तो उसका कंडक्टिविटी कितना बन जाएगा उसको सेकंड राउंड में निकालने का मौका मिलेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन को आप देखिए, एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर हम इसका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करते समय मदद करेंगे। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, हमारी ओर देखिए। इसमें क्वेश्चन को 2 स्टेप में दिया गया है, दोनों स्टेप में से एक स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, इसको बना करके समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइड की ओर आप देखें, यहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन में उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर KCl है और यहाँ पर दूसरी कंडीशन में उसका कंसंट्रेशन बदल दिया गया है। जिस बदले हुए कंडीशन में ये कंडक्टिविटी जानना चाहते हैं उसके कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 0.2 मोलर KCl है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस जब शुरुआती कंडीशन है तो उस समय 100 ओम आए हुए हैं और जब कंसंट्रेशन बदल देते हैं नेक्स्ट कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन जब बदल दिया जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस बदल गया है, 520 ओम हो गया है। और इस बदली हुई कंडीशन में जब रेजिस्टेंस बदला है तो उस समय उसके कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी उसी के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो जब 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन का रेजिस्टेंस 520 ओम मिलेगा सेकंड राउंड में तो उस समय अब उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो प्रीवियस कंडीशन में सारी चीजें दी गई हैं। अब देखिए इसका कंसंट्रेशन जब 0.1 मोलर था तो रेजिस्टेंस 100 ओम था। इस 100 ओम वाले सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बताई गई है। ये देखिए 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन की कंडक्टिविटी NCERT के अनुसार 1.29 यूनिट इसका दिया हुआ है। 1.29 वैल्यू यहाँ पर यूनिट के साथ दी गई है। कंडक्टिविटी आपको पता है, कंसंट्रेशन आपको पता है, ऐसे कंसंट्रेशन पर रेजिस्टेंस पता है तो आप पहले इंफॉर्मेशन से उस कंडक्टिविटी सेल का डायमेंशन आप पता कर लेंगे, L/A का रेशियो पता कर लेंगे। उसके बाद सेकंड राउंड में आप चलेंगे, जो अननोन सोल्यूशन जब वो सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया है उस समय रेजिस्टेंस और पहले इंफॉर्मेशन से आप वो सेल कांस्टेंट उसके द्वारा आप सेकंड राउंड के कंडक्टिविटी के बारे में पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कर करके देखने की कोशिश करिएगा। ये हमारी किताब में दिए गए एग्जांपल पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, आगे हम बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। स्लाइड की ओर बढ़ें। अगला टॉपिक हमारा है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। इस तरीके के क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज कैसे हम निकाल सकते हैं उसको समझना आसान हो जाता है। मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कैसे पता किया जाएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये कई सारे पिछले लेक्चर से हम शुरू करते हुए आ रहे हैं कि हमने कुछ मोल्स डिसॉल्व किए हुए हैं और उसकी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स किसी सेम सॉल्वेंट में अगर ऐड किया गया है तो कौन ज्यादा आयोनाइज होगा, किस हद तक वो जाकर के डिपॉजिट होगा। किसी दिए गए टेंपरेचर पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर हमें जानकारी लेना है तो वहां पर हम समझ पाएंगे कंडक्टिविटी, चार्जेस और साइज ऑफ डिसोसिएटेड आयंस की वजह से कैसे बदलती है और इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है, कितना आयंस रिलीज होंगे। इन सारी चीजों को समझने के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो इस बात को समझें, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट साइजेस वाले, डिफरेंट चार्जेस वाले हैं तो वो कुछ मात्रा में किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के भीतर ऐड किए गए, किस हद तक वो आयोनाइज होंगे, कैसे वो अपने इलेक्ट्रोड्स पर जाकर के डिपॉजिट होंगे। आपने जो मात्रा डाल रखी है वो मोलर यानी 1 मोल किसी दिए गए वॉल्यूम में डिसॉल्व किया गया। उस बात की बेसिस पर ये सारी चीजें कंक्लूड कर पाना आसान हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। स्लाइड पर चलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या कहता है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कंडक्टिंग पावर ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। सिंपल सी बात ये है कि कंडक्टिंग पावर के बारे में जानकारी देता है। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं ना, दिए गए मात्रा आप मोल के टर्म्स में डिसॉल्व किए गए, रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट कितना मिल रहा है, ये बड़ा मायने रखता है। रिजल्ट तभी हमें पता रहेगा कितना आपने डाला है, कितने वॉल्यूम में डाला है, वो सारे आयंस क्या हुए, उनका भविष्य कितना रहा, कितना डिपोजिशन हुआ, कितना चार्ज उन्होंने लेकर के वहां डिपॉजिट हुए। ये सारी चीजें तभी आपको पता चल पाएंगी जब आपको पता हो कितने आयंस आपने ऐड किए थे, कितने जाकर के डिपॉजिट हुए। तो जो आयंस आपने ऐड किए हैं उसके नंबर के बारे में आइडिया कैसे लगेगा, आपको पता होना चाहिए। वो नंबर्स मोल के टर्म्स में दिए जाते हैं। मोल्स के टर्म्स में जब आप नंबर जानना चाहते हैं, मोल्स कितना डिसॉल्व किया गया, कितने सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, जब ये बात आप जानने की कोशिश करते हैं तो आप समझ रहे हैं ना, आप मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं। आप ज्यादा एटॉमिक लेवल पर जब सोचने की कोशिश करते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट का वहीं पर रोल होता है। ये बात हम पहले से पढ़ते आए हैं। मोल अपने साथ नंबर को जुड़े हुए होता है। तो हमने कहा मोल, इतने मोल क्वांटिटी को ऐड किया गया, यानी इतने नंबर्स ऑफ आयंस उसमें डिसॉल्व किए गए। अब रिजल्ट कितना मिल रहा है उसको कैसे कंपेयर कर पाएंगे, कौन ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, कैसे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए गए डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो तभी पता चल पाएगा जब हम सिमिलर क्वांटिटी को ऐड करेंगे, किसके रिजल्ट्स ज्यादा हमें मिल रहे हैं। वो मोलर कंडक्टिविटी
की वजह से ही हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर आप स्लाइड पर चलें और मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूले को देखने की कोशिश करें। मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और आपको मैं बता दूं यहां पर एक चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीजीएस सिस्टम का इंपॉर्टेंस। मैंने आपको बार बार बता रखा है, यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप बार बार सीजीएस यूनिट्स में ही रिजल्ट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। इन जनरल आइडियली होना यह चाहिए कि जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें कंडक्टिविटी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो कंडक्टिविटी जिस यूनिट में होगा उसी यूनिट में मोलर कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है, मोलर कंसंट्रेशन भी उसी यूनिट में होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जब कैलकुलेशन करना शुरू किया है तो इस दौरान जब हम लैम्डा एम की वैल्यू जानना चाहते हैं तो कंडक्टिविटी जो कप्पा है, जिसको हम कप्पा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंडक्टिविटी की वैल्यूज हो सकती हैं उनके यूनिट और मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट वो दोनों ही एक जैसे यूनिट में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने दोनों को सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में यूज किया है, अगर आपने दोनों को सीजीएस यूनिट में यूज किया है तो दोनों की वैल्यूज एक ही यूनिट में एक ही सिमिलर तरीके से आपको पता करनी होगी। इसी तरीके से अगर आपने एसआई सिस्टम फॉलो किया है, एसआई सिस्टम अगर आपने इसके लिए फॉलो किया, इसके लिए एसआई सिस्टम फॉलो किया गया, उसका क्या मतलब, उस चीज को भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो नीचे वाली वैल्यू भी एसआई यूनिट में ही होनी चाहिए। इस बात का मतलब क्या है, एक बार बना करके देखने की कोशिश करते हैं। सीजीएस सिस्टम में जब वैल्यूज हम यहां पर देखेंगे तो कप्पा की जो वैल्यू होगी वो सीमेन पर सेंटीमीटर होगी और इसी प्रयास में जो मोलर कंसंट्रेशन लेंगे वो मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। आप बात समझ पा रहे हैं? पहला कॉन्फिडेंस और कंक्लूजन इस बात से हमारे दिमाग में आता है कि यहां पर दोनों ही चीजें सेंटीमीटर के टर्म्स में है। वहीं अगर आप एसआई यूनिट में कप्पा की बात करेंगे, एसआई यूनिट में कप्पा की बात करेंगे, इसका मतलब क्या, यहां पर कप्पा की वैल्यू सीमेन पर सेंटीमीटर के टर्म, सेंटीमीटर के बजाय मीटर के टर्म्स में लेंगे, क्योंकि एसआई सिस्टम में लेंथ आप जानते हैं ना, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, तो यहां सीमेन पर मीटर के टर्म्स में लेंगे। तो आपको मोलर कंसंट्रेशन को भी मोल्स पर मीटर क्यूब लेना पड़ेगा, वॉल्यूम को आपको मीटर क्यूब के टर्म्स में लेना पड़ेगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना, वो चीज यहां पर आपको समझना होगा। अब नीचे देखें, एसआई यूनिट में कंसंट्रेशन की यूनिट आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां पर मोल्स पर मीटर क्यूब लेना पड़ेगा। ये आपकी जानकारी में है, मुझे पता है, ये मोल्स तो आप लेंगे ही, और यहां सेंटीमीटर क्यूब अब नहीं लेंगे, यहां चूंकि एसआई यूनिट में हम बात कर रहे हैं तो यहां पर मीटर क्यूब की बात करेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाते हैं, ये हमारा रेशियो बन करके आता है, लैम्डा एम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और यूनिट्स का अगर ध्यान दें तो इस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली जो हमारे पास क्वेश्चन दिए जाते हैं उस क्वेश्चन में क्या अप्लाई होता है वो देखें। हमारे पास प्रैक्टिकल वे में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें मोलर कंसंट्रेशन एक्चुअल में मोल्स पर लीटर में होता है। किसमें होता है, मोल्स पर लीटर में होता है। और यहां जो कप्पा की वैल्यू होती है, जिस कप्पा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कप्पा की वैल्यू एक्चुअली में हमारे पास सीजीएस यूनिट में दी गई होती है, सीमेन पर सेंटीमीटर में दी गई होती है। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, दोनों सिमिलर यूनिट में वैल्यूज नहीं दी जाती हैं। हमारे लिए जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो बहुत ही बिगड़े हुए यूनिट में रहेगी, एक लीटर के टर्म्स में रहेगा, दूसरा सेंटीमीटर के टर्म्स में रहेगा। तो ऐसे मामलों में कैसे हम इंटरकनेक्ट करेंगे वो चीज हम देखने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का आंसर ऐसे मामलों में कैसे देंगे। जब यहां पर ड्रॉ करके आप देखें, ये समझने की कोशिश करें, अगर मोलर कंडक्टिविटी सीमेन पर सेंटीमीटर में दिया हुआ और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के टर्म्स में दिया हुआ, तो ऐसे मामले में रिजल्ट जो मोलर कंडक्टिविटी का होगा उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या बन करके आएगी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ऐसे मामलों में हमारे पास बन करके आएगी कप्पा बाई मोलर कंसंट्रेशन। एक बार लिख देते हैं और उसके बाद इस वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन तक नहीं जाना है, बस आप सिंपल सा, अगर आप चाहेंगे तो हमारी किताब में दिया गया है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, जब कंडक्टिविटी की वैल्यू सीजीएस यूनिट में दी गई है, सीजीएस यूनिट में इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो मोलर कंडक्टिविटी को भी वो सीजीएस यूनिट में ही जानने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद कि ये मोलर कंसंट्रेशन जो आपको दिया गया है वो लीटर के टर्म्स में दिया गया है, तो ये दोनों चीजें सीजीएस यूनिट में रहेंगी और नीचे का जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो मोल्स पर लीटर के टर्म्स में रहता है। ऐसे मामलों में इसको बैलेंस करने के लिए आप समझ लें, यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो मोल्स पर लीटर के टर्म्स में दी गई है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते समय जब सीजीएस ये है, ये सीजीएस है और ये मोल्स पर लीटर के टर्म्स में है, तो इसको कैसे हम एक दूसरे से कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि यहां पर रिजल्ट फिक्स बात है, ये रिजल्ट जब भी आपसे जानना चाहेंगे तो सीजीएस यूनिट में ही जानना चाहते हैं, और जो इंफॉर्मेशन दिया होगा इस क्वेश्चन में उसमें कप्पा का भी सीजीएस में दिया होगा, रिजल्ट भी कप्पा की मदद से वो मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं उसको भी सीजीएस में जानने की कोशिश करेंगे।
लेकिन मोलर कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में दिया होता है। ऐसे मामलों में इस इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए, आंसर को इस टर्म्स में देने के लिए, इस टर्म्स में आंसर देने के लिए हम कप्पा के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर डाल देते हैं 1000 का। अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये कि अगर कहीं आपको कप्पा की वैल्यू सीमेन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू मोल्स पर लीटर में दिया हुआ है, तो इस दौरान इक्वेशन में कप्पा बाई मोलर कंसंट्रेशन इनटू 1000 करना होगा। क्या है इस बात का मतलब? इस बात का मतलब है कप्पा अगर सीमेन पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मोलर कंसंट्रेशन आपको मोल्स पर लीटर के टर्म्स में दिया हुआ है, इसके साथ आप 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी सीजीएस यूनिट में मिलेगी। यही बात मैंने यहां पर लिख करके दिखाने की कोशिश किया है। आप यहां पर देखें, यहां आप समझ लीजिए कि यहां इसके वैल्यू को हमने सीजीएस यूनिट में दिया है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसकी वैल्यू मोल्स पर लीटर में दिया होगा मोलर कंसंट्रेशन को, और इन दोनों की मदद से सीजीएस यूनिट में ही आपसे मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000 का रखना होता है। यहां पर देखिए ये 1000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब हम लेते हैं तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट मिल जाता है। इस आधार पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं, बढ़ते हैं स्लाइड की ओर, और स्लाइड पर किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के मिक्स्ड प्रॉब्लम पर आधारित होगा। तो ध्यान से आप समझ लें, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पर प्रैक्टिस पहले खूब सारी हो चुकी है। तो मोलर कंडक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, यहां पर जो फार्मूला अभी बताया है सीमेन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर के टर्म्स में कंसंट्रेशन, उसके लिए 1000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेंगे और उसी की मदद से हम यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, कुछ ऐसे सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर आधारित होगा। तो यहां पर पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मेजर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ कितना मोलर है, मोल्स पर लीटर के टर्म्स में ये कंसंट्रेशन दिया गया है, और इसका जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कितनी है, वो 1005 ओम है। ऐसे मामले में कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बना पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। आप जानते हैं सेल कांस्टेंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस पहले कंडीशन में दिया हुआ है, दोनों ही चीजें आपके पास अवेलेबल है। यहां देखिए सेल कांस्टेंट दिया हुआ है और यहां पर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इससे आप आर के की मदद से कंडक्टिविटी के बारे में आप समझ सकते हैं। आर के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, उससे आप कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। जब आपसे कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो फिर आप मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, वही जो मैंने कहा था 1000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर डाल करके आपको इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना होगा। बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर अगला क्वेश्चन एग्जांपल जो हमारे किताब में दिया गया है उसी को, जो एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने अधिकतर क्वेश्चन यहां पर जो डिस्कस किया है उसमें यूनिट्स का बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है। यूनिट्स का सावधानी पूर्वक प्रयोग इस तरीके से करना, कंडक्टिविटी सीमेन पर सेंटीमीटर में और कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर वाली जो बात है उसको बार बार आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन जरूर दिया गया होता है। आप स्लाइड की ओर बढ़ें, और मैंने आपको बताया कि कंडक्टिविटी जब भी दिया गया जाएगा यहां पर अधिकतर क्वेश्चन में वो सीमेन पर सेंटीमीटर में दिया गया हो, सीमेन पर सेंटीमीटर, और मोलर कंसंट्रेशन जब भी दिया जाएगा तो वो मोल्स पर लीटर में दिया गया होगा। इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना होता है। हम सिंपल सा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और ज्यादा कंफ्यूजन से बचने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया है ना, 1000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेकर के सीधे सीधे चलेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूले की मदद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल 2, जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको बताया गया है, एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.05 मोल पर लीटर है और इसके डायमेंशंस बताए गए हैं, डायमीटर बताया गया, लेंथ बताया गया। अब इस डायमीटर की मदद से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है जो कि डायमीटर दिया गया, यानी अब आपके पास स्क्वायर शेप का इलेक्ट्रोलाइट्स के प्लेट्स नहीं है, यहां पर डायमीटर की बात कर रहा है। डायमीटर की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डायमीटर का मतलब ये कि वो थोड़ा स्क्वायर शेप का ना होकर के अब थोड़ा सा वो राउंड शेप का होगा। इसका मतलब वहां पर एरिया जो होगा वो सिंपल जो एरिया कैलकुलेट करने की बातें होती उससे अलग होगा। यहां पर पाई आर स्क्वायर की मदद से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये डायमीटर की मदद से हमें निकालने की बात करनी है, थोड़ा और ज्यादा इमेजिनरी आइडिया लेना होगा। यहां रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ। यहां पर जो स्ट्राइकिंग फैक्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रोड्स हर बार आपको रेक्टेंगल के शेप में मिले ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको सर्कुलर शेप का भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो एरिया का जो फार्मूला होगा वो किस तरीके से अप्लाई करना है, ये एक बड़ी चुनौती होती है। इसी आधार पर इस स्लाइड
पर इस क्वेश्चन को दर्शाया गया है। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, बहुत ही आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और ध्यान रखना है, जब कभी भी आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको जब कभी भी लैम्डा एम की वैल्यू जानना चाहते हैं तो हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो सीमेन मींस सीजीएस यूनिट में ही जानना चाहते हैं। इसलिए जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है, ये फॉन्ट थोड़ा बदला हुआ, प्लीज माफ कर देंगे, ये कप्पा है। कप्पा अगर सीजीएस में दिया हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी को भी वो सीजीएस यूनिट में ही जानना चाहते हैं, भले ही मोलरिटी मोल्स पर लीटर में होता है। तो इसलिए हम 1000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पर डालते हैं और इस तरीके से डायरेक्ट आंसर हम बनाने की कोशिश करते हैं।